सोचिए जरा, आपने एक आरटीआई लगाई, उससे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश भी हो गया, पर उसके बाद क्या? सबूत तो हाथ में है, पर अब आगे करना क्या है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि आरटीआई से मिली जानकारी को असल कार्रवाई में कैसे बदला जाता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। महीनों की मेहनत और इंतजार के बाद आरटीआई से कुछ ऐसे दस्तावेज हाथ लगते हैं जो साफ साफ किसी घोटाले या गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। पर फिर सवाल वही, अब इन कागजों का क्या करें? क्या ये सिर्फ जानकारी है या फिर इनसे कुछ बड़ा हो सकता है? और यहीं हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। आरटीआई से मिला जवाब सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक कानूनी लड़ाई का सबसे पहला और मजबूत हथियार है। ये वो सबूत है जो भ्रष्ट अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर सकता है, उनसे सवाल पूछ सकता है। तो आइए इस पूरे प्रोसेस को जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आरटीआई से मिले दस्तावेजों की कानूनी अहमियत क्या है और उन्हें सबूत के तौर पर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो आरटीआई से मिली कौन सी चीज को सबूत माना जाएगा? इसमें कई चीजें हो सकती हैं, जैसे कि रिकॉर्ड्स में कोई हेराफेरी दिख रही हो, फर्जी पेमेंट के बिल या गलत टेंडर के सबूत मिल जाएं, या फिर कोई ऐसा सरकारी आदेश जो नियमों के ही खिलाफ हो। यहाँ तक कि अगर सरकारी जवाबों में ही आपस में विरोधाभास है तो वो भी अपने आप में एक मजबूत सबूत बन जाता। और यही इस पूरी लड़ाई का मूल मंत्र है। याद रखिए, आरटीआई खुद सजा नहीं देती, वो सजा दिलवाने के लिए सबूत देती है। ये बस एक चाबी है जिससे कार्रवाई का दरवाजा खुलता है। असली काम तो इन सबूतों के मिलने के बाद ही शुरू होता है। तो सवाल ये है कि इन सबूतों को लेकर जाएं कहां? इसका जवाब है लोकपाल। ये वो संस्था है जिसे खास तौर पर भ्रष्टाचार के ऐसे ही मामलों पर एक्शन लेने के लिए बनाया गया है। आखिर ये लोकपाल है क्या भला? एकदम सिंपल भाषा में समझें तो ये भारत की सबसे बड़ी एंटी करप्शन बॉडी है। इसे 2013 के कानून के तहत बनाया गया था ताकि ये बिना किसी सरकारी दबाव के बड़े से बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी भ्रष्टाचार की जांच कर सके। तो लोकपाल के रडार पर कौन कौन आता है? देखिए, इसके दायरे में केंद्र सरकार के लगभग सभी कर्मचारी आते हैं, चाहे वो ग्रुप ए के हों, बी, सी या डी के। साथ ही सरकारी कंपनियां यानी पीएसयूज और केंद्र से फंड पाने वाले संस्थान भी इसकी जांच के दायरे में हैं। मतलब लगभग पूरा सेंट्रल सिस्टम इसकी निगरानी में है। यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है, सही दरवाजा खटखटाना। अगर मामला केंद्र सरकार से जुड़ा है तो शिकायत जाएगी लोकपाल के पास, लेकिन अगर मामला किसी राज्य सरकार, पंचायत या नगर पालिका का है तो जाना होगा राज्य के लोकायुक्त के पास। गलत जगह शिकायत करने का मतलब है कि सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और केस शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर। आरटीआई से मिले सबूतों को एक दमदार शिकायत की शक्ल कैसे दी जाए? आइए इसके एक एक स्टेप को समझते हैं। एक मजबूत शिकायत के लिए कुछ कागजात तो एकदम जरूरी हैं, जैसे आपकी आरटीआई एप्लीकेशन और उसका जवाब, अगर कोई अपील की है तो उसकी कॉपी, भ्रष्टाचार के मेन पॉइंट्स की एक छोटी सी समरी और किस कानून या नियम का उल्लंघन हुआ है उसका जिक्र, और हाँ, सबसे जरूरी एक एफिडेविट यानी एक शपथ पत्र जिसमें आप कसम खाते हैं कि दी गई जानकारी सच है। शिकायत फाइल करने की प्रक्रिया को हम 4 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला, अपने सारे सबूतों को तरतीब से लगाएं, उन्हें नंबर दें। दूसरा, तय करें कि शिकायत ऑनलाइन करनी है या ऑफलाइन। तीसरा, अपनी शिकायत का ड्राफ्ट तैयार करें जिसमें आरोपी की डिटेल्स, भ्रष्टाचार का पूरा ब्यौरा और आरटीआई सबूतों का साफ साफ हवाला हो। और चौथा, इसे ऑनलाइन पोर्टल पर या स्पीड पोस्ट से भेज दें। शिकायत ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है। ऑनलाइन तरीका काफ़ी तेज़ है और आपको तुरंत एक ट्रैकिंग नंबर भी मिल जाता है। दूसरी तरफ ऑफलाइन तरीके में आप स्पीड पोस्ट से फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, जिसे कई बार ज़्यादा मजबूत माना जाता है क्योंकि आपके पास एक पक्का कागजी रिकॉर्ड होता है। तो ठीक है, शिकायत फाइल हो गई। अब आगे क्या? अब गेंद लोकपाल के पाले में है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी शिकायत का सफर कैसा होता है और जांच की प्रक्रिया काम कैसे करती है। आपकी शिकायत का सफर कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले स्टेज में करीब 1-2 महीने तक ये परखा जाता है कि शिकायत में दम है भी या नहीं। अगर केस बनता है तो फिर सीबीआई जैसी एजेंसियां चुपचाप एक शुरुआती जांच करती हैं। इसके बाद शुरू होती है पूरी जांच, जिसमें रिकॉर्ड जब्त होते हैं और अधिकारियों से पूछताछ होती है। और आखिर में अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की जाती है। एक कामयाब शिकायत के नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। दोषी अफसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है, पुलिस में एफआईआर दर्ज हो सकती है या उस पर क्रिमिनल केस भी चल सकता है।
इतना ही नहीं, उसे नौकरी से सस्पेंड किया जा सकता है या निकाला भी जा सकता है। यानी एक सही शिकायत पूरे सिस्टम को हिलाने का दम रखती है। तो इस पूरी लड़ाई में जीत का फॉर्मूला क्या है? चलिए, आखिर में कुछ ऐसी रणनीतियों पर बात करते हैं जो ये पक्का करेंगी कि आपकी शिकायत सुनी जाए, खारिज ना हो। इस एक लाइन को हमेशा याद रखिए, आरटीआई सबूत जुटाती है और लोकपाल उस पर एक्शन लेता है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना आरटीआई के सबूतों के शिकायत में दम नहीं होगा और बिना लोकपाल के पास जाए आरटीआई की सारी मेहनत अधूरी रह जाएगी। अब जरा उन आम गलतियों को देख लेते हैं जिनकी वजह से अक्सर अच्छी खासी शिकायतें भी खारिज हो जाती हैं। अपनी शिकायत में इमोशनल या पॉलिटिकल भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। सिर्फ तथ्यों पर टिके रहें। बिना सबूत के कोई भी आरोप ना लगाएं। सही जगह पर शिकायत करें। केंद्र के लिए लोकपाल और राज्य के लिए लोकायुक्त। और हाँ, शपथ पत्र लगाना कभी न भूलें। ये छोटी छोटी बातें ही जीत और हार का फैसला करती हैं। अगर आरटीआई से सच्चाई को बाहर निकाला है तो उस लड़ाई को बीच में अधूरा मत छोड़िए। याद रखिए, जब आरटीआई से मिले सबूतों के साथ लोकपाल का दरवाजा खटखटाया जाता है तो सिस्टम को जवाब देना ही पड़ता है। मेहनत तभी सफल होगी जब सबूत को उसके सही अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।